कल हिंसा के बीच बंगाल में चौथे चरण का मतदान संपन्न। 76% से अधिक वोटिंग। अगले 72 घंटों तक कूच बिहार में नेताओं की एंट्री पर बैन। दिल्ली में कोरोना गाइडलाइंस जारी। राजधानी में नई पाबंदियां 30 अप्रैल तक लागू। सीटिंग कैपेसिटी की 50% क्षमता में खुलेंगे रेस्टोरेंट। तो वहीं देश में आज से शुरू होगा वर्क प्लेस पर वैक्सीनेशन। टीका उत्सव का भी होगा आगाज। यूपी में कोरोना से बचाव के लिए सीएम योगी ने उठाया अहम कदम। धार्मिक स्थलों को लेकर किया बड़ा ऐलान। मंदिरों में बगैर मास्क नो एंट्री। नमस्कार, भारत के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। बुलेटिन का आगाज करते हैं। हरियाणा में 2 दिन से चली आ रही आढ़तियों की हड़ताल समाप्त हो गई है, जिसके बाद अंबाला की मंडी में भी फसल की खरीद शुरू हो चुकी है, जिसके बाद किसानों ने राहत भरी सांस ली है, क्योंकि आढ़तियों की हड़ताल के चलते 2 दिनों से फसल नहीं बिक पा रही थी, जिसके कारण किसान काफी चिंतित नजर आ रहे थे। आढ़तियों ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान करते हुए कहा कि उन्हें आश्वासन मिल चुका है कि फसल भुगतान को लेकर हरियाणा सरकार केंद्र से बातचीत करेगी और हमारे डेलीगेशन की चंडीगढ़ प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत हुई है, जिन्होंने हमें मांगों को लेकर सरकार की तरफ से आश्वस्त किया है कि सरकार हमें भुगतान में कोई दिक्कत नहीं आने देगी। आज हड़ताल ख़त्म हो गई है और आज अपनी तुलाई शुरू कर दी है आज से, क्योंकि सरकार से हमारी बात हुई थी सुबह। तो वहाँ सीएम साहब तो है नहीं चंडीगढ़ में, तो जो दूसरे अफसर थे वो थे सारे, तो उनसे बातचीत हुई। वो कहते हैं भी सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारी बातचीत चल रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने फैसला करना, तो देखो हम क्या फैसला करते हैं वो। तो इसलिए फिर हमने कहा भी किसान दुखी ना हो, चलो इतना परचेज शुरू कर दो और सरकार से बातचीत चलती रहेगी। इस वक्त की अगर बात करें तो क्या कुछ आश्वासन सरकार की तरफ से मिल पाया है? सरकार तो ये कहती है भी हमारी बातचीत चल रही है और होना चाहिए। वो कहते हैं भी ये सेंट्रल गवर्नमेंट की देन है, क्योंकि पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, उन्होंने कहा। तो वैसे बीच बड़ी खबर की तरफ रुख कर लेते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, जो दिल्ली में तेजी से लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा होता नजर आ रहा है। तो इसी बीच दिल्ली सरकार पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। राजधानी में कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। दिल्ली सरकार ने बड़ी खबर है, दिल्ली से लगातार सार्वजनिक आयोजनों पर अब रोक लगा दी है दिल्ली सरकार ने। शादी में 50 और अंतिम संस्कार में 20 लोग शामिल हो सकेंगे। तो दिल्ली में जिस तरीके से कोरोना की रफ्तार में ब्रेक लगता हुआ नजर नहीं आ रहा, तो इसको लेकर अब दिल्ली सरकार पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है, जहां एक के बाद अब एक्शन लिए जा रहे हैं। आधी क्षमता से मेट्रो और बसें चलाई जाएगी। तो यात्रियों के लिए बड़ी खबर है, 30 अप्रैल तक अब बंदिशें जारी रहेगी और साफ तौर पर उन्होंने ये कहा है कि अब जिस तरीके से लगातार इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है, लोग मान नहीं रहे हैं, बड़ी ही लापरवाही देखने को मिल रही है। तो अब फिलहाल 30 अप्रैल तक के लिए कई जगह पर बंदिशें लगा दी गई है और आने वाली स्थिति के बाद ही और एक बार फिर से बैठक की जाएगी। बैठक के बाद पूरी स्थिति का जायजा लिया जाएगा। दिल्ली में तेजी से बढ़ते कोरोना के मामलों के मद्देनजर अरविंद केजरीवाल सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में पाबंदियों की लंबी फेहरिस्त जारी कर दी है, जो 30 अप्रैल तक जारी रहेगी। बंदिशें लगा दी गई है और दिल्ली में अब अंतिम संस्कार में भी अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे, जबकि शादी की अगर बात करें तो शादी समारोह में 50 लोगों की अनुमति मिल पाई है। और नए आदेश के बाद अब हवाई जहाज के जरिए महाराष्ट्र से दिल्ली आने वाले सभी यात्रियों को दिल्ली में एंट्री के लिए यात्रा से करीब 72 घंटे तक पुरानी RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। साथ ही जो लोग महाराष्ट्र से बिना नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट के आएंगे, उन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा।
हालांकि संवैधानिक और सरकार की मशीनरी से जुड़े हुए लोगों को छूट मिलेगी और कोरोना के बढ़ते मामलों पर अंकुश लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने कई तरह की नई पाबंदियां लगा दी है और नए आदेश के बाद अंतिम संस्कार में अब अधिकतम 20 लोगों को ही शामिल किया जाएगा। शादी समारोह में 50 लोगों को शामिल किया जाएगा। इतनी कई तरह की इस दौरान बंदिशें लगाई है। अब दिल्ली में सभी तरह के सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमी, सांस्कृतिक, धार्मिक और त्योहार संबंधी जमावड़ों पर रोक लगा दी है दिल्ली सरकार ने। तो बड़ी खबर है। तो दिल्ली सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर। आपको बता दें, दिल्ली में लगातार कोरोना के केसेस में इजाफा हो रहा है, तो दिल्ली सरकार ने नई पाबंदियां लगा दी है। इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता दिल्ली से राजीव तिवारी जुड़ गए हैं। राजीव, लगातार जिस तरीके से देश के, अगर पूरे देश की स्थिति की बात करें, कोरोना के बढ़ते मामलों में कहीं ना कहीं आंकड़े डराने वाले हैं। एक बड़ी लापरवाही लोगों में भी देखने को मिल रही है। अब दिल्ली की बात करें तो दिल्ली और महाराष्ट्र में एक के बाद ऐसे आंकड़े सामने आ रहे हैं जो लाखों पार कर रहे हैं पूरे देश में। अब फिलहाल दिल्ली की क्या स्थिति है, क्योंकि नई गाइडलाइन जारी कर दी है दिल्ली सरकार ने? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। पूरे देश के अंदर जिस तरीके के आंकड़े सामने आ रहे हैं कोरोना के पेशेंटों के, तो कहीं ना कहीं स्थिति जरूर बिगड़ती नजर आ रही है। मगर वही बात करें महाराष्ट्र या दिल्ली की, तो दिल्ली के अंदर भी नई प्रतिबंधी लगा दी हुई है दिल्ली सरकार की तरफ से। और दिल्ली सरकार ने अब नई गाइडलाइन के साथ साथ कहते हैं सिनेमा, थिएटर हॉल या कहते हैं सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, इन सब पर भी 50% की करीब पाबंदी लगा दी गई है। यानी कि यहाँ थिएटर जो है वो 50% करीब चलेंगे। मगर जिस तरीके से बात करें शादी समारोह की या फिर अंतिम संस्कार की, वहां पर भी रोक लगाई गई है। शादी समारोह के अंदर लगभग 50 लोग ही शामिल हो सकते हैं और जो अंतिम संस्कार है उसके अंदर 20 लोगों की ही अनुमति दी गई है। मगर जिस तरीके से दिल्ली सरकार बढ़ते हुए आंकड़ों को मद्देनजर रखते हुए इस तरीके की पाबंदी लगा रहे हैं, तो उससे साफ लग रहा है स्थिति बिल्कुल खराब होती चली जा रही है। मगर जिस तरीके से जनता की तरफ से लापरवाही देखने को मिल रही है, और आज रविवार है, रविवार के दिन साप्ताहिक बाजार ज्यादा लगते हैं और देखना होगा क्या पाबंदी दिल्ली के इन साप्ताहिक बाजारों के अंदर भी लग पाएगी। क्योंकि जिस तरीके से हमने निरंतर दिखाने की कोशिश की थी कि साप्ताहिक बाजारों के अंदर बिल्कुल भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं किया जा रहा है, लगातार भीड़ उमड़ी पड़ी है, तो देखना होगा क्या साप्ताहिक बाजारों के अंदर कितनी भीड़ रोक पाते हैं सरकारी अधिकारी। सबसे बड़ी बात तो ये है, जब सरकार एक के बाद ऐसे बड़े बड़े एक्शन ले जा रही है और लगातार अब धीरे धीरे, जैसे पहले नाइट कर्फ्यू, धीरे धीरे और आंशिक लॉकडाउन, और कहीं ना कहीं अब ये पूरी तरीके से संपूर्ण लॉकडाउन में तब्दील हो सकता है आने वाले समय में। जो स्थिति अब देखने को मिल रही है, लोगों को अभी भी इस चीज का डर है कि आने वाले समय में लॉकडाउन लग जाएगा, तो अब पलायन भी शुरू हो चुका है। क्या लगता है कि आने वाले समय में अब ये स्थिति अब पैदा हो सकती है, पूरी तरीके से संपूर्ण लॉकडाउन लग सकता है? देखिए, बिल्कुल इस तरीके से सरकारें जितनी कोशिश ही करती है कि पहले नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया, उसके बाद अब ये नई गाइडलाइन लेके आई है जिसके अंदर शादी समारोह पर भी लगभग 50% यानी 50 लोग ही शामिल हो सकते हैं। मगर जिस तरीके से अंतिम संस्कार की बात करें तो उसमें भी 20 लोगों की ही अनुमति दी गई है। मगर सिनेमा, थिएटर हॉल या फिर और जगहों की बात करें तो, या फिर होटलों की बात करें तो उसके अंदर भी लगभग 50% के करीब ही लोगों को आने की अनुमति दी गई है। मगर जिससे साफ जाएगा कहीं ना कहीं स्थिति बिल्कुल बिगड़ रही है और दिल्ली सरकार दिल्ली के अंदर कोरोना की स्थिति को कंट्रोल करने के लिए इस तरीके से पाबंदी लगा रही है। मगर हाँ, जनता के बीच में जरूर इस चीज का वहम डर बना हुआ है कि संपूर्ण लॉकडाउन दोबारा से लग सकता है। मगर जिस तरीके से आंकड़े सामने नजर आ रहे हैं और दिल्ली सरकार की नई नई रोज गाइडलाइन आ रही है, तो साफ जाएगा कहीं ना कहीं स्थिति बिगड़ रही है और कहीं ना कहीं संपूर्ण लॉकडाउन में ही समाधान रह जाएगा दिल्ली सरकार के पास। मगर जब देखना होगा कि जनता कितनी अपने आप को जागरूक कर पाती है और कहीं ना कहीं जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है। और आज साप्ताहिक बाजारों के अंदर भी सबसे ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग ही बहुत जरूरी है। और लोगों ने अभी तक जो मास्क नहीं यूज कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कारण है इसके अंदर कह सकते हैं कोरोना के पेशेंटों की रफ्तार बढ़ाने की। मतलब जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने महाराष्ट्र से आने वाले दिल्ली के अंदर लोग हैं जो एयर जहाज के द्वारा आएंगे, यानी कि एयर लाइन्स के द्वारा आएंगे, उनके लिए भी नई गाइडलाइन निकाली गई है। 72 घंटे की एंटीपीसीआर जो टेस्ट होगी, रिपोर्ट होगी, वो दिखानी होगी। अगर रिपोर्ट नहीं है तो कहीं ना कहीं 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन, 14 दिन के लिए आइसोलेट वार्ड में रखा जाएगा। मगर जिस तरीके से लगातार सरकार कोशिश कर रही है उससे साफ जाहिर है स्थिति जरूर बिगड़ रही है। मगर दिल्ली सरकार भी निरंतर कोशिश करती नजर आ रही है। मगर देखना होगा जनता कितना सहयोग देती है दिल्ली सरकार का। जी
तो राजीव, अगर बात वैक्सीनेशन को लेकर की जाए, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया लगातार जारी है, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे बयानबाजी सामने आ रही है विपक्ष पार्टी की तरफ से कि वैक्सीन खत्म हो चुकी है। अगर वैक्सीन खत्म हो चुकी है तो लोगों में जो कोरोना को लेकर कुछ लोगों को डर बैठा हुआ है, तो वो डर और बरकरार हो जाएगा। कहीं ना कहीं पहली स्थिति, जो तस्वीरें जो 2020 में देखने को मिली थी, वही तस्वीरें अब देखने को मिलेगी। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर एक चीज स्पष्ट है, जिस तरीके से राजनीति की जा रही है वैक्सीन को लेकर, वो राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कल खुद अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि दिल्ली के अंदर वैक्सीन लिमिटेड समय तक के लिए रह गई है और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को उसके वैक्सीन देनी चाहिए। मगर जिस तरीके से राजनीति का बयान दिया गया है और उससे कहीं ना कहीं जनता के बीच में जरूर डर बन गया है, क्योंकि जब वैक्सीन लिमिटेड है और यानी कि थोड़े ही समय के लिए रह गई है तो साफ जाहिर है स्थिति जरूर बिगड़ेगी। और इसी के मद्देनजर रखते हुए सरकारों को चाहिए मिलकर काम करें और इस वक्त कोरोना की महामारी से लोगों को निजात दिलाने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि राजनीति। लेकिन राजीव, दूसरी बात ये है, 30 अप्रैल तक पाबंदियां लगा दी गई है और ये भी कहा जा रहा है मेट्रो और बसेस वगैरह, ट्रेनें की, इनकी भी लिमिटेड संख्या कर दी गई है। तो जो लोग डेली आते जाते हैं अपने ऑफिस के लिए, काम दिनचर्या रहती है, तो वो किस तरीके से स्ट्रगल करेंगे? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से बात करें मेट्रो सेवाओं की या फिर बसों की, तो उसके अंदर भी 50% के करीब अब यात्री ही सफर कर पाएंगे, यानी कि एक कोच के अंदर लगभग 50% के लोग बैठेंगे। बसों के अंदर भी पहले वही चीज दिखाई जाती थी कि एक सीट छोड़कर दूसरा व्यक्ति बैठता था, यानी कि 50% के करीब बसों में बैठते थे। मगर अब भी सरकारी विभाग की बात करें तो सरकारी विभाग सुचारू रूप से चलते रहेंगे। मगर बात करें प्राइवेट सेक्टर की, तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर कंपनियों को ऑर्डर दे दिए गए हैं कि आप अलग अलग शिफ्टों के अंदर अपने कर्मचारियों को बुलाएं, ना कि इनकी शिफ्ट के अंदर सभी कर्मचारियों को, यानी कि 50% के करीब ही लोग काम कर सकेंगे। मगर जिस तरीके से जो मेट्रो सेवाओं की बात करें या फिर बसों की सेवाओं की बात करें, तो कहीं ना कहीं जो लोग बसों का सेवा करके अपने काम धंधे पे जाते थे, वो कहीं ना कहीं आप इससे परेशान होंगे और कहीं ना कहीं उनको अपना प्राइवेट व्हीकल ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। मगर जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, उससे भी कहीं ना कहीं दिक्कतें आने वाली है। मगर बिल्कुल राजीव, ये बात तो जनता को भी सोचनी चाहिए। जब कोरोना का कहर लगातार बरपा नजर आ रहा है और महामारी घोषित की गई है, उसके बावजूद भी लोगों में बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। हालांकि सरकार भी इससे पीछे नहीं हो रही, क्योंकि सरकार भी लोगों से अपील कर रही है कि वैक्सीन तो आ चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ हमें भी अभी सख्ती दिखानी चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। अब लॉकडाउन की स्थिति पैदा हो रही है क्योंकि साफ तौर पे जनता करने लग रही है। जनता को भी समझना चाहिए, जब लॉकडाउन लग जाएगा वही जनता आगे सरकार को कोसेगी। आपने यहाँ पर दिल्ली सरकार में पहले भी जब नाइट, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव तिवारी तमाम जानकारी देने के लिए। तो रुक कर लेते अगली खबर का। रामनगरी में राम मंदिर निर्माण के साथ बढ़ रहे श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा मुख्य मार्ग को 4 लेन बनाए जाने की योजना की है। आपको बता दें, इसके अलावा प्रमुख मंदिरों से जुड़ने वाले सभी मार्गों के चौड़ीकरण की कवायद का व्यापारियों ने विरोध तेज कर दिया है, जिसके कारण नपाई करने पहुंचे अधिकारियों की टीम को बैरंग लौटना पड़ा और इस दौरान दर्जनों दुकानदारों ने अपनी दुकानें भी बंद कर दी, जिसके कारण नपाई करने पहुंची टीम को वापस जाना पड़ा। व्यापारी नेता नंद कुमार गुप्ता ने कहा कि अयोध्या में सड़क चौड़ीकरण के मामले में 9 महीने से दिन रात प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा व्यापारियों को हैरान और परेशान किया जा रहा है। चौड़ीकरण के मामले में 9 महीना से दिन रात प्रशासन के अधिकारी नाप जोख करके हम लोगों को हैरान परेशान किए हैं। इसी संदर्भ में आज प्रशासन की टीम सिंगरा घाट बैरियर से हनुमान रही की तरफ नापते हुए आगे बढ़ रही थी कि व्यापारियों ने इस नपाई के विरोध में अपनी दुकानें बंद कर दी और नारेबाजी करने लगे। लिहाजा हैरान परेशान होकर प्रशासन की टीम को बिना नपाई के वापस बैरंग जाना पड़ा। ये किस तरीके की नपाई है जो हुई है, किस तरीके की नपाई है, जो चिन्ह लगाया गया, ये क्या मामला है इसका पूरा? उदाहरण नहीं है। जबकि हम लोग विकास का साथ देना चाहते हैं, हम प्रशासन से निवेदन करते हैं कि जितनी भी उनको सड़क चाहिए उससे 40 फुट ज़्यादा लेकर दोनों तरफ 20-20 फुट की दुकानें बना दी जाए और विस्थापनों को स्थापित कर दिया जाए। हमारा विकास में सहयोग।
खबर मध्य प्रदेश से है, जहां शिवपुरी जिले के करेरा कस्बे में 3 दिन पूर्व हुई किसान के घर 62 लाख रुपए की डकैती का पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 डकैतों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं डकैतों के कब्जे से पुलिस ने 38 लाख रुपए के साथ 2 कट्टे सहित 4 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। तो वहीं पकड़े गए डकैतों के 2 साथी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। में 6 और 7 की दरमियानी रात्रि में एक गंभीर संपत्ति संबंधी अपराध की घटना घटित हुई थी, जिसकी सूचना फरियादी को 4 साढ़े 4 बजे इस घटना की जानकारी मिली थी। तो उसने आकर के सुबह थाना करेरा में दी, जिसमें जो चुराई गई राशि है वो 1 करोड़ 24 लाख थी। इसलिए ये इसकी राशि की मात्रा के कारण काफी गंभीर घटना थी और हम लोगों के लिए एक चुनौती का विषय था। तत्काल पुलिस अधीक्षक मौके पर गए, एडिशनल एसपी गए और वहां पर लगातार कैंप करके मौका मुआयना करके आधा किलोमीटर दूर सूटकेस वगैरह तोड़ करके डाल दिए गए थे। उसमें संपत्ति चुरा करके ले जाई गई थी। वो सारे तथ्यों को, सारे भौतिक साक्ष्यों का अवलोकन किया गया, आकलन किया गया, किस प्रकार घटना घटित हुई होगी, कितने लोग इन्वॉल्व होंगे, इन सारे विषय पर लगातार अनुसंधान किया गया। डॉग स्क्वाड को यूज किया गया, एफएसएल टीम को यूज किया गया, साइबर टीम को यूज किया गया। जितने भी उपलब्ध संसाधन है पुलिस के पास वर्तमान परिवेश में, उन सब का उपयोग करते। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। रुक कर लेते हैं अगली खबर का। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, हालांकि 1-2 दिन में कुछ पाबंदियां लगाई जा सकती है। तो उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि दिल्ली में कोरोना की चौथी लहर है, तो जिसको लेकर दिल्ली सरकार ने बड़ी बड़ी पाबंदियां लगा दी गई है। और आपको बता दें कि 30 अप्रैल तक कुछ पाबंदियां लगा दी गई है, जैसे कि कोई शादी समारोह है तो उसमें 50 लोग ही शामिल होंगे, अंतिम संस्कार में 20 लोग शामिल होंगे। तो वहीं शामली के कांदला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाने गई 3 वृद्ध महिलाओं को रैबीज का टीका लगा दिया गया है और एक वृद्ध महिला की हालत गंभीर हो जाने के बाद स्वास्थ्य केंद्र की लापरवाही उजागर हो गई, जिसे लेकर परिजनों ने जमकर हंगामा कर सीएमओ को मामले की शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग अपनी इस बड़ी लापरवाही को अब भी छिपाने में जुटा हुआ है और अब तीनों महिलाओं के परिजनों ने मामले की जांच पड़ताल की तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारियों की पोल खुल गई। जी हां, आपको बता दें कि स्वास्थ्य केंद्र पर तीनों वृद्ध महिलाओं को कोरोना वैक्सीन के स्थान पर रैबीज का टीका लगा दिया गया, जिसके बाद परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। कोरोना वाला टीका लगवाने के लिए गई थी, उन्होंने मेरे कुत्ते का टीका लगा दिया और मुझे चक्कर से आने लगे, वहाँ दिक्कत बन गई। मैंने कहने लगी आधार कार्ड जमा हो, तो कहने लगे आधार कार्ड की पर्ची की कोई ज़रूरत नहीं। तो आपको कैसे पता लगा कि कोरोना का नहीं है, कुत्ता काटना? फिर मैंने जब आधार कार्ड नहीं लिया, कहने लगे तो कुत्ता काटेगा। तो अब आपको कुछ उससे दिक्कत महसूस हो रही है? हाँ जी। क्या दिक्कत हो रही है? फिर एक तो सिर में दर्द ज़्यादा था जी, और फिर चक्कर से आने शुरू हो गए। कांदला सीएचसी का आज एक प्रकरण संज्ञान में आया है। उसके संबंध में एक एसीएमओ और एसडीएम कैराना को नामित किया गया है कि जो शिकायत करता है, पीड़ित पक्ष है, उसका बयान लेंगे और अस्पताल पे जाके पूरी जांच करेंगे इस प्रकरण के बारे में और आज शाम तक एक स्पष्ट आख्या मेरे सामने रखेंगे कि इस प्रकरण के लिए की क्या सत्यता है और इसमें कौन दोषी है। जो भी इस प्रकरण में दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ।
तो वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता करते हुए प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश और देश में लोग बहुत तकलीफ में हैं। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी ने चारों तरफ से घेर लिया है और वैक्सीन लगवाने के बाद भी लोग बीमार हो रहे हैं। सरकार की ओर से कोई तैयारी नहीं की गई है। आंकड़े छिपाकर सरकार वाहवाही करवा रही है। कोरोना वैक्सीन की जगह रैबिज लगा दी जाती है। जिम्मेदार लोग बाहर घूम रहे हैं। दवाइयां नहीं हैं, अस्पताल में एडमिट नहीं हो सकते, जो आपको बहुत जरूरत की दवाई है वो पर्याप्त है ही नहीं, टेस्ट नहीं हो पा रहे, और अगर टेस्ट हो भी रहे हैं तो जिस समय उनका रिजल्ट आना चाहिए था रिजल्ट में भी डिले कर रहे हैं। और वैक्सीन लग जाने के बाद भी लोग इस बीमारी से परेशान है, बीमार हो गए। अगर लखनऊ की जो प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर उस इंस्टीट्यूशन के लोग भी ऐसी बीमारी से तकलीफ में चले जाएं, तो आखिरकार आम जनता का इलाज कौन करेगा? अस्पतालों की जो दुर्दशा की है, क्योंकि सरकार ने कोई तैयारी नहीं की, सरकार अपनी वाहवाही में रही। जब बीमारी खत्म हो जाती तो वाहवाही होती तो ठीक था, लेकिन बीमारी को छिपा करके, आंकड़ों को छिपा करके, जानकारी को छिपा करके और अपनी वाहवाही की खुशी मना रहे थे। क्या कोई ये सोच सकता है वैक्सीन की जगह जो वैक्सीन लगनी चाहिए थी वो कुत्ते वाली दवाई लग जाए? इससे दर्दनाक, इससे खराब क्या हो सकता है? और फिर आखिरकार सरकार की जो जिम्मेदारी है वो सरकार क्यों नहीं जिम्मेदारी निभा रही है? इनके लिए चुनाव जरूरी है, जान जरूरी नहीं है। तो वहीं पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने ये बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने लोगों को उकसाया है और उसका परिणाम है कि लोग मर रहे हैं और बंगाल जल रहा है। ममता बनर्जी पर केस होना चाहिए और उन्हें चुनाव प्रचार से बैन करके घर में बंद करना चाहिए। इसी दौरान घोष ने यह कहा कि ममता बनर्जी जैसे जैसे हारती जा रही है वैसे वैसे लोगों को उकसा रही है। खुलेआम आह्वान किया जा रहा है केंद्रीय बल को घेर लो, और इसी का परिणाम हुआ है कि आज 5 से 6 लोग मारे गए हैं। और ऐसे में लोग जो एंटी सोशल हैं वो कहते हैं कि टीएमसी के कार्यकर्ता है। ममता बनर्जी जैसे जैसे हारते जा रही हैं वैसे वैसे लोगों को प्रोवोक कर रही है। खुलेआम आह्वान किया कि सेंट्रल फोर्स को घेर लो, हाथ में जो हथियार मिले ले आओ। उसका परिणाम हुआ कि आज 5-6 लोग और मर गए। और ऐसे लोग जो एंटी सोशल है वो बोलते हैं टीएमसी के कार्यकर्ता है। और इस प्रकार लोग जो सेंट्रल फोर्स के ऊपर अटैक करते हैं, वोट देने में लोगों को रोकते हैं, और सेंट्रल फोर्स जब जाते हैं उनसे बंदूक छीनते हैं, उन पर अटैक करते हैं, तो मजबूरी गोली चले। ममता बनर्जी ने जो प्रोवोकेशन तैयार किया है इस चुनाव को अपने हार के चलते, उसका परिणाम कि इतने लोगों की मौतें हुई है और पूरा बंगाल अब जल रहा है। मुझे लगता है ममता बनर्जी का ऊपर सो मोटो केस होना चाहिए और उनको चुनाव प्रचार से पूरा सेंसर करके घर में बंद करना चाहिए। ये दावा किया है कि अमित शाह की अभी रिजाइन होगा। ममता बनर्जी रिजाइन करेंगे 2 तारीख के बाद। अमित शाह को रिजाइन करने की जरूरत नहीं है। अमित शाह देश के गृह मंत्री है, देश सुरक्षित है, और इस पहली बार चुनाव में लोग फ्री फेयर और वोट दे रहे हैं, पूरी वोटिंग हो रही है। और जो उत्पाद तो वहीं संगरूर में पंजाब के कैबिनेट मंत्री विजय इंद्र सिंगला ने कहा कि मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग हो चुकी है। जो आढ़तियों का बकाया पैसा है उनकी बकाया राशि सोमवार से रिलीज हो जाएगी। और आज से पंजाब की सभी मंडियों में गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है। और आपको बता दें कि बाकी सभी मांगों पर भी आढ़ती वर्ग को आश्वासन दिया गया है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस और आबकारी विभाग की टीमें ज्यादा सक्रिय हो रही है और छापेमारी कर अवैध शराब के कारोबार पर शिकंजा कस रही है। और ऐसे में यूपी के शामली में आबकारी टीम ने अवैध शराब का जखीरा बरामद किया है। बता दें आपको ये कि ये शराब कार में बड़े ही शातिराना तरीके से कार के पायदान के नीचे एक जगह बनाकर शराब की बोतलें छिपाई गई थी। तो वहीं पुलिस की कार्रवाई से डरकर 2 शराब तस्कर गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गए। आबकारी टीम अधिकारी अजय यादव ने बताया कि गाड़ी की तलाशी लेने पर गाड़ी के अंदर पायदान के नीचे अवैध शराब की बोतलें बरामद हुई। पकड़ी गई अवैध शराब को कैराना थाने लाकर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। क्या कहना है आपका?
ये गाड़ी हरियाणा से आ रही पंचायत चुनाव के दृष्टिगत जो है तस्करी के मद्देनज़र लाई जा रही थी, जिसमें 2 व्यक्ति थे। जब गाड़ी रोकी गई तो उन्होंने गाड़ी को तेज़ी से भगाया। आगे जा कर के सरकारी वाहन का उपयोग करते हुए इसे रोक लिया गया और जब देखा गया तो इसमें जो है स्कीम बनी हुई है। ये फोर्स क्रूजर गाड़ी है और वो दोनों भाग गए। और जब स्कीम में देखा गया, नीचे खोल करके चेक किया गया, इसमें ये शराब मिली है, 20 पेटी अंग्रेजी शराब बोतलों में निकली है और पौवों की है। तो यूपी में सरकारी क्रय केंद्रों पर गेहूं की खरीद शुरू हो गई है, जिसके चलते जालौन में गेहूं की खरीद के लिए 66 सरकारी केंद्र बनाए गए हैं, जिन पर गेहूं की खरीद की जाएगी। और वहीं गेहूं की खरीद के लिए किसानों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा और जिसके बाद जारी किए गए टोकन के जरिए वो केंद्रों पर अपना गेहूं बेच सकेंगे। बता दें आपको ये भी कि शासन ने इस साल गेहूं खरीद का समर्थन मूल्य 1975 रुपये रखा है और इसके साथ ही किसानों को इसका भुगतान सीधे उनके खातों में किया जाएगा। जालौन के कोच में क्रय केंद्रों पर सहकारी समिति पर गेहूं खरीद केंद्र का शुभारंभ विधि विधान के साथ अध्यक्ष अनिरुद्र ने नारियल फोड़कर किया है। और इसी दौरान आपको बता दें, उन्होंने कहा कि मेरा प्रथम प्रयास यही है कि किसानों को किसी प्रकार कोई परेशानी ना हो। साथ ही खरीद केंद्र पर सभी व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली गई है। वैसे 1 तारीख से शुभारंभ हुआ है सरकारी उससे, लेकिन व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से लाने के लिए आज जैसे खरीद केंद्र का शुभारंभ हुआ है, उसको पूजन करके और सभी किसान भाइयों को आने वाले नए वर्ष की शुभकामनाओं के साथ। और जो भी किसान अपना जैसे गांव जो लगे हुए हैं क्रय सोसाइटी में, उनसे एक निवेदन के तौर में कि गेहूं साफ सुथरा करके और जैसे गीला ना आए, जैसे किसान वापस ना जाना पड़े, अपना व्यवस्थित तरीके से उसको लेकर आएँ। देखिए, कोविड फैला है, कोविड के लिए क्या किसानों को मदद चाहिए? उसके लिए जैसे सैनिटाइज़र और मास्क जो अपने लगा के आते हैं वो अपना लगा के आएँ, कोई अंगोछा जो उपयोग करते हैं, और सोसाइटी में भी मास्क की। नमस्कार, भारत के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।